हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। माई सेल्फ अरुण चौधरी और मैं आपका साइंस का टीचर हूँ। तो पिछली क्लास के अंदर हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि केमिकल इफेक्ट जो हो रहा था इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, वो हम पढ़ रहे थे और उसके अंदर काफी कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। जैसे कि हमने देखा था कि केमिकल्स जो है उनके थ्रू अगर हम सॉल्यूशन है उनके थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसमें जो केमिकल इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो हमने देखा था। तो थोड़ा सा उसको पीछे वाले जो क्लास के अंदर जो हमने डिस्कस किया था उस क्लास के अंदर जो हमने डिस्कस किया उसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं उसका। ठीक है। तो केमिकल इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो कब होता है, जब हम किसी सॉल्यूशन में जो लाइट को कंडक्ट करता हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो उसके अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उस सॉल्यूशन के अंदर हमें कुछ केमिकल इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि केमिकल चेंज देखने को मिलता है। अब वो जो केमिकल चेंज है उसको हम कैसे बताएंगे कि इसके अंदर ये जो केमिकल है वो चेंज हो रहा है, उसमें इफेक्ट आ रहा है। वो हम बताएंगे कुछ ऑब्जर्वेशन के थ्रू। वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी जो हमने डिस्कस किया था, वो थी कि गैस के बबल बन रहे थे, जो इलेक्ट्रोड्स थे उनपे क्या बन रहे थे, गैस के बबल बन रहे थे। दूसरी चीज मेटल का डिपोजिशन हो रहा था। और तीसरी चीज कलर का चेंज होना, जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन का जो कलर है उसमें चेंज होना, कलर फेड होना, ये हम देख रहे थे। और चौथी चीज हीटिंग इफेक्ट भी आपको नजर आ रहा था। पहले जो टेम्परेचर था सॉल्यूशन का वो कम था, उसके बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन बताते हैं कि सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं तो हमें केमिकल इफेक्ट देखने को मिलता है। ये सारी ऑब्जर्वेशन ये बताते हैं। फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने डिस्कस किया था दो हम इलेक्ट्रोड ले रहे थे, एक का नाम था एनोड, एक का नाम था कैथोड। एनोड जो था वो कौन से टर्मिनल पे कनेक्टेड था, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे था। जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल पे था। ठीक है। उसके अंदर जो हम सॉल्यूशन डाले थे जो कि हमने लिया था वाटर का। ठीक है। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइज किया था। तो वाटर में जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया वाटर का, तब क्या हुआ, जो हाइड्रोजन आयन थे, पॉजिटिव जो आयन्स थे जिनको हम क्या बोल रहे थे, पॉजिटिव आयन को हम बोल रहे थे कैटाइन, नेगेटिव आयन को हम बोल रहे थे एनाइन। फिर मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको याद रखने के लिए कि कई बच्चों को क्या होती है, दिक्कत आती है इसमें कि सर कैटाइन जो होते हैं वो कौन से आयन होते हैं, एनाइन कौन से आयन होते हैं, कैथोड जो होता है कौन सा एनोड रोड होता है, और जो एनोड होता है वो कौन सा रोड होता है। तो इसमें दिक्कत आ रही है, तो उसका एक मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि भैया कैटाइन जो है ना वो किसके पास जाएंगे, कैथोड के पास। एनाइन जो है ना वो किसके पास जाएंगे, एनोड के पास। सी के पास जाएगा, ए के पास जाएगा। अब इसमें से आपको क्या करना होता है, एक ही चीज को याद करना होता है। या तो आप इलेक्ट्रोड को याद कर लो कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, या फिर आप आयन्स को याद कर लो कि कौन सा पॉजिटिव आयन है कौन सा नेगेटिव आयन है। अगर इन दोनों में से आपको एक याद है तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कैटाइन किसके पास जाएगा, कैथोड के पास, एनाइन किसके पास जाएगा, एनोड के पास। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हमने डिस्कस कर लिया था। फिर मैंने पोटैटो का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था वो मैंने आपको बताया था। ठीक है। इसके बाद में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, हमने बात कर ली थी इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जब हम किसी भी केमिकल, किसी भी कंडक्टिंग केमिकल के थ्रू हम जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो जो केमिकल है, वो जो सॉल्यूशन है वो डिसोसिएट हो जाता है। कहने का मतलब है दो आइंस टूट जाना। उसके बाद में जो आइंस हैं वो एनोड और कैथोड पे क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं या डिपोजिट हो जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है इसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, तो हम इसके मेजर एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले डिस्कस करने से पहले हम जो ऑब्जर्वेशन देख रहे थे कि जब इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जब सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे थे तो कुछ ऑब्जर्वेशन हमने देखा था कि इन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम बताते हैं कि ये केमिकल चेंज हो रहा है। तो कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन था, पहला ऑब्जर्वेशन था, हमने लास्ट टाइम यही पोज किया था वीडियो को कि पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, बबल फॉर्म होने, बबल्स फॉर्म्स। ठीक है, बबल का फॉर्मेशन। दूसरा क्या था, मेटल का डिपोजिशन। और जो तीसरा था वो क्या था, कलर का चेंज होना। ठीक है। और फोर्थ वन, हीटिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बबल फॉर्मेशन की। ठीक है, फर्स्ट वन इज बबल फॉर्मेशन।
तो ये वाला तो हमने जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था किसका बेटा, वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, तब हमें देखने को मिला था कि जो एनोड है, एनोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, उस पे हमें क्या देखने को मिला था, एनोड पे ऑक्सीजन, ठीक है, और कैथोड जो है उस पे हमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन आयन देखने को मिला था, ठीक है, ठीक। तो हाइड्रोजन आयन देखने को मिला था कैथोड पे, और एनोड पे कौन सा, ऑक्सीजन का आयन। तो जब ऑक्सीजन कैथोड से रिलीज हो रही है और हाइड्रोजन जो है, सॉरी, हाइड्रोजन जो कैथोड से रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन एनोड से रिलीज हो रही है, तो हमें क्या बबल की फॉर्म में नजर आ रही थी। जो गैस रिलीज हो रही थी हमें कैसे नजर आ रही थी, बबल की फॉर्म में। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमने देख लिया था, ठीक है। सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, वो है मेटल का डिपोजिशन। किसका, मेटल डिपोजिशन। अब मेटल डिपोजिशन कैसे होगा, देखो, मेटल का डिपोजिशन होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने ले लिया, किसका, कॉपर सल्फेट का। किसका, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर सॉल्ट है, कॉपर का सॉल्ट है, ठीक है। कॉपर सल्फेट जब हम सॉल्यूशन में डालेंगे, सॉरी, सॉल्यूशन बनाएंगे कॉपर सल्फेट का, है ना, और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो क्या होगा, जो कैथोड है यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड पे क्या होगा, जो कॉपर प्लस आयन है, और जो एनोड है निगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल, उस पे हमें OH माइनस आयन नजर आएगा, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से। हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, यानी एक वेसल लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल के। कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर का सोल्ट है, ठीक है, CuSO4, है ना। हम मेटल नॉन मेटल में पढ़ने वाले हैं कॉपर सल्फेट के बारे में, वहां पर भी डिस्कस करेंगे। तो कॉपर सल्फेट को हमने एक सॉल्यूशन में डाला, उसका सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन को, उसके अंदर हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, 2 इलेक्ट्रोड लिए, उसके अंदर बैटरी लगाई और उसको ऑन कर दिया। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब हुआ तो क्या हुआ, कॉपर जो था Cu2 प्लस आयन और SO4 माइनस आयन में टूट गए, ठीक है। 2 आयन बन गए, एक तो कॉपर का और एक सल्फेट का आयन बन गया। अब ये जो कॉपर आयन है, ठीक है, Cu2 प्लस आयन हमेशा मेटल कैसा देगा, पॉजिटिव आयन देगा। ये याद रखना, जो मेटल होता है, कॉपर क्या है, एक मेटल है, मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन देता है। ये जो कॉपर है सॉल्यूशन में, ये कहां चला जाएगा, पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव आयन किसके पास जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, यानी कैथोड के पास चला जाएगा। तो कैथोड के पास जितने भी कॉपर आयन्स होंगे इसके अंदर सॉल्यूशन में, वो सारे के सारे कहां चले जाएंगे, जाके इस पे डिपॉजिट हो जाएंगे, किस पे, कैथोड पे। कैथोड पे जाके सारे के सारे कॉपर डिपॉजिट हो जाएंगे। और इसके अंदर अब हाइड्रोलाइसिस बेटा वाटर का भी तो हो रहा है ना, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं हम इसको। तो वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, वाटर में से OH दो आयन है, ठीक है भाई, H2O है, एक तो H प्लस आयन, एक OH माइनस आयन। तो ये जो OH आयन है ये कहां पे चला जाएगा, एनोड पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा, एनोड पे, क्योंकि माइनस आयन है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके लग जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। अब जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि सर सल्फेट जो है वो नेगेटिव आयन है, ये क्यों नहीं जाता। तो बेटा सल्फेट क्या है, सल्फेट में क्या है, हाई एनर्जी लेवल होता है। तो ये क्या करता है, अपने आप को एज ए स्पेक्टेकल आयन बना के रखता है, यानी कि ये सॉल्यूशन में रहेगा। ये क्या करेगा, दूसरे जो हाइड्रोजन जो H प्लस आयन है ना, उससे क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, और धीरे धीरे कुछ समय बाद में ये देखने को मिलेगा कि जब ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइसिस हो चुका, इस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस हो चुका, उसके बाद में ये जो सल्फेट के आयन जो इस सॉल्यूशन में रह जाते हैं, वो सल्फेट के आयन क्या करेंगे, जो एक हाइड्रोजन प्लस रह रहा है, जो हाइड्रोजन का आयन रह रहा है, वो आयन क्या करेगा, सल्फेट के आयन के साथ में बॉन्डिंग करेगा, और धीरे धीरे हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो सॉल्यूशन है ये थोड़ा एसिडिक ज्यादा हो गया, यानी इसका जो एसिडिक जो नेचर है वो बढ़ता जा रहा है, एसिडिटी इसमें ज्यादा होती जा रही है, और ये क्या बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, H2SO4, ठीक है। तो कई बच्चों को ये पता नहीं रहता, और कई जगह ये बताया भी नहीं जाता कि जो कॉपर सल्फेट का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें दो चीज देखने को मिलेगी, दो ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। पहली ऑब्जर्वेशन कि जो कॉपर है, कॉपर का जो आयन है वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा एनोड पे, यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड। दूसरी बात, कई बच्चे ये पूछते कि सर अगर
वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है और OH आयन जो है अपने किस पे जा रहे हैं, एनोड पे जा रहे हैं। तो सर फिर सल्फेट आयन क्या होगा, सल्फेट आयन बेटा यहाँ पे क्या होता है, स्पेक्टेकल आयन होता है, मतलब ये सॉल्यूशन में रहता है, ये किसी एनोड पे नहीं जाएगा और क्या करेगा, जो उसमें हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है, H आयन, जो हाइड्रोजन का आयन जो प्रेजेंट है उसके साथ में रिएक्ट करके धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक बना देगा सॉल्यूशन को और सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर लेगा। अब इसमें दो ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही है। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, पहली ऑब्जर्वेशन तो यह है कि भैया मेटल का डिपोजिशन हो गया, तो क्या हो गया, मेटल डिपोजिशन हो गया। दूसरी ऑब्जर्वेशन इसमें देखने को मिलेगी, वो भी इसके साथ साथ ही समझा देता हूं। देखो, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना, इसको ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर का होता है, इनिशियली जो सॉल्यूशन होगा कैसा होगा, शुरुआत में ब्लू कलर का होगा। जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा, तो क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो धीरे धीरे फेड होना शुरू होगा। क्यों, क्योंकि जो कॉपर के आयन है वो क्या करेंगे, सीधे किस पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, एनोड पे, और एनोड पे क्या होगा, मेटल का डिपोजिशन होगा। कौन से मेटल का, कॉपर का। और कॉपर का जो कलर होता है वो कैसा नजर आएगा यहाँ पे, या तो वो ऑरेंज कलर जैसा आएगा या फिर रेडिश, ठीक है, तो ऑरेंज या फिर रेडिश ऐसा नजर आएगा। और यहाँ का जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, फेड होके बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। तो इनिशियली कैसा कलर रहता है, ब्लू कलर होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद में क्या होगा, कॉपर यहाँ चला जाएगा, H2SO4 बच जाएगा और सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो यानी कलर चेंज भी हो गया। अब तीसरा इफेक्ट भी मैं समझा देता हूं। जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो इनिशियली आपको टेम्परेचर में आपको इंक्रीमेंट नहीं दिखेगा, थोड़ी देर बाद में जब आप 15-20 मिनट बाद में जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा तो आप देख पाओगे कि जो टेम्परेचर है किसका, सॉल्यूशन का, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उसके अंदर टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो हीटिंग इफेक्ट भी आपको देखने को मिल गया, कलर चेंज भी आपको देखने को मिल गया, मेटल का डिपोजिशन भी आपको देखने को मिल गया और बबल फॉर्मेशन। तो चारों ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बता दी, चारों ऑब्जर्वेशन एक ही एक्सपेरिमेंट से आपको बता दी। मैं आई होप आप इसको समझ पाए। अब हम आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इससे पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट या फिर एक ऑब्जर्वेशन और बताऊंगा, जिससे क्या होगा कि बच्चों को बहुत सारे डाउट रहते हैं उससे और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। अब पहले मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, फिर उस पर चलता हूं कि क्या डाउट्स रहते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन ये रहता है कि जब हम किसी सॉल्यूशन में, जब हम किसी सॉल्यूशन में किसी मेटल पे, कोई मेटल है, ठीक है, ये मेटल है एक्स, ठीक, कोई एक्स मेटल है, इस मेटल पे मेरे को वाई की प्लेटिंग करनी है, ठीक, या फिर एक्स की वाई पे प्लेटिंग करनी है या वाई की एक्स पे प्लेटिंग करनी है, मतलब किसी मेटल की किसी दूसरे मेटल पे प्लेटिंग करनी है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मोस्टली जो पूछा गया है वो ये है कि आप जब एक मेटल की दूसरे मेटल पे आप जब प्लेटिंग करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान आप कौन सा सॉल्यूशन लोगे, ठीक। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अब जो एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं, मेटल जो सॉरी जो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे जो इसका एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के, उस एप्लीकेशन में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहता है बच्चों की, बहुत सारे डाउट रहते हैं इस क्वेश्चन में। तो जो एप्लीकेशन है वो कौन सा है, वो एप्लीकेशन है बेटा, पहला जो एप्लीकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है ये समझो पहले। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि कोई मेटल है, कोई वीक मेटल है, उसको हम और एफिशिएंट या फिर उसको और मजबूत बनाने के लिए हम किसी सक्सेसिव मेटल की या फिर कोई एफिशिएंट मेटल है उसकी हम क्या करते हैं, लेयरिंग करते हैं या फिर प्लेटिंग करते हैं। यानी कि मेरे पास एक मेटल रोड है, ठीक है, ये क्या है, ये एक वीक मेटल है, या मान सकते हैं कि इसमें जो क्वालिटीज है, जो स्पेसिफिकेशन है इसकी, वो इतनी खास नहीं है। इसको और खास बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी दूसरे मेटल की इस पे प्लेटिंग करते हैं।
जैसे ये एक्स मेटल है, उस पर हमने वाई मेटल की प्लेटिंग कर दी या फिर लेयरिंग कर दी, ठीक है। वो इसलिए करते हैं ताकि उसको और अच्छा बना सके, उसको और मजबूत बना सके, उसको और स्ट्रेंथ दे सके, ठीक है, उसकी क्वालिटी, ठीक है, वो हम क्या कर सके, उसकी बढ़ा सके। इसलिए हम क्या करते हैं, प्लेटिंग करते हैं। तो किसी मेटल पे दूसरे मेटल की लेयरिंग करना, प्लेटिंग करना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है, ये किसका एप्लीकेशन है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन। तो देखो बेटा, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखने की है और कैसे हम इसकी एक मेटल पे दूसरे मेटल की प्लेटिंग करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लेते हैं कि हमें करना है, ये एक आयरन रोड है, ठीक है, और ये क्या है, एक कॉपर रोड ले ली हमने, और एक ले ली हमने आयरन की रोड। यह है आयरन और यह है कॉपर, ठीक है। ये कॉपर की रोड है और यह है आयरन की रोड। इसको हमने डाल दिया वेसल में, कनेक्ट कर दिया। ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे आयरन के ऊपर कॉपर की प्लेटिंग करनी है। ये जो आयरन है, इसके ऊपर क्या करनी है, कॉपर की प्लेटिंग करनी है। तो अब मैंने क्या है, पहले डायग्राम बना दिया, जहां जहां मेरे को जो जो चीज रखनी थी वो मैंने पहले ही कर दी। तो मैंने क्या किया, जो कॉपर प्लेट है उसको कहां पे लगाई, एनोड पे, और आयरन की जो प्लेट है उसको मैंने किस पे लगाई, कैथोड पे। अब मैंने ऐसा क्यों किया, तो ध्यान से सुनना बेटा। जिस मेटल की, सुनना, जिस मेटल की प्लेटिंग करनी हो दूसरे मेटल पे, जिस मेटल की प्लेटिंग हमें दूसरे मेटल पे करनी हो, उस मेटल को हम हमेशा किस पे रखेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पे, या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की जगह उसको यूज लेंगे, यानी एनोड की जगह उसको हम क्या करेंगे, यूज में लेंगे। और जिस मेटल पे हमें क्या करनी है, लेयरिंग करनी है, जिस मेटल पे हमें लेयरिंग करनी है, जिस पे हमें चढ़ाना है वो, ठीक है, वो हम किस पे लेंगे, कैथोड पे, यानी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की जगह वो लेंगे। फिर से बता रहा हूं, जिसको हमें चढ़ाना है, जिसकी लेयरिंग करनी है, उसको तो हम लेंगे पॉजिटिव पे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की जगह यूज करेंगे। और जिसके ऊपर हम चढ़ाएंगे उसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड की जगह यूज करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, दूसरा क्वेश्चन क्या उठता है कि सर ये जो सॉल्यूशन होगा वो किसका लेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो तुम्हें पता है क्या होता है, जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सके उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि एनोड और कैथोड कौन से होंगे, और एक क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन सा होगा। ये दो क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो होगा बेटा जिसको हम चढ़ा रहे हैं उसी का ही सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। किसको हम चढ़ा रहे हैं, कॉपर को हम किस पे चढ़ा रहे हैं, आयरन पे। तो जिसको हम चढ़ाएंगे, जिसकी लेयरिंग करेंगे, उसका ही सोल्ट सॉल्यूशन लेना पड़ता है। तो हम सोल्ट सॉल्यूशन किसका लेंगे, कॉपर सल्फेट का लेंगे। किसका लेंगे, कॉपर सल्फेट का। समझ गए, किसका लेंगे, कॉपर सल्फेट का लेंगे। तो यहां पे कॉपर हुआ, कॉपर सल्फेट का ले लेंगे सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और एनोड पे क्या हो जाएगा, कॉपर आ जाएगा, और कैथोड पे क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये जो कॉपर है Cu प्लस और SO4 माइनस हो जाएगा, ठीक है। Cu प्लस और SO4 माइनस दोनों अलग अलग आयन में टूट जाएंगे। Cu पॉजिटिव आयन आ जाएगा, SO4 माइनस नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना, ये जो कॉपर है, ये कॉपर क्या करेगा, सीधा भाग के जाएगा किस पे, कैथोड पे, और कैथोड पे जाके चिपक जाएगा। जैसे ही कैथोड पे चिपकेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर की क्या होगी, कमी होगी भाई। Cu प्लस आयन की क्या आ जाएगी, सॉल्यूशन में कमी आएगी। तो जब यहाँ पे कमी आएगी तो ये वाला जो रोड है, इससे कॉपर आयन निकल के सॉल्यूशन में आ जाएगा, फिर यहां से वापस चला जाएगा। तो ऐसे ही कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा। सॉल्यूशन का कॉपर करके किस पे लग जाएगा, आयरन पे, और यहां से कॉपर निकल के कहां पे आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो ये एक साइकिल की तरह कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहेगी। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट होगा तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो प्लेट है ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और पूरा का पूरा कॉपर किस पे जाके चिपक जाएगा, आयरन पे। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
समझ गए? अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आता कि सर ये जो जहां जहां आपको दिक्कत आ रही है, जहां जहां चीजें आपको नहीं समझ में आ रही, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अपने कमेंट में आप करके बताना सर इस चीज में यहाँ पे मेरे को दिक्कत आ रही है या इस चीज में, तो हम उसको अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। ठीक है, 4 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। पहला एग्जाम्पल, ठीक, क्रोमियम प्लेटिंग ऑन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, किचन टैप्स, आयरन मेटल। ठीक है, दूसरा है जिंक प्लेटिंग ऑन आयरन ब्रिजेस एंड हैवी मशीनरी पार्ट्स। तीसरा है टिन प्लेटिंग ऑन आयरन फूड कैन्स एल्यूमिनियम प्लेटिंग ऑन। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, किसके? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एग्जाम्पल है। इनके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये सारे एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफी बार पूछे भी गए हैं। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं ऑटोमोबाइल के पार्ट्स पे। ठीक है, दूसरा है जिंक प्लेटिंग ऑन आयरन, टिन प्लेटिंग ऑन आयरन, एल्यूमिनियम की जो प्लेटिंग की जाती है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक, और डेली लाइफ में आपको दिख भी जाएंगे। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्रोसेस है, उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करने वाले थे। तो पहला जो एग्जाम्पल है क्रोमियम की प्लेटिंग करना, किस पे? आयरन पे। जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो गाड़ी, हमारी जो गाड़ियां होती है, साइकिल होती है, मोटरसाइकिल होती है, आप इनके पार्ट्स देखा करो, जो हैंडल वगैरह होते हैं, या फिर उनकी जो रिम व्हील्स होती है। ठीक है, जो व्हील की जो रिम होती है वो, या फिर जो साइकिल के जो स्टैंड वगैरह होते हैं, साइकिल की जो बीच वाली जो पाइप वगैरह जो बनती है ना, गाड़ियों के जो पार्ट्स बनते हैं, वो क्रोमियम से प्लेटिंग किए हुए होते हैं। किचन में आप जाओगे, बाथरूम में आप जाओगे, तो आपको जो स्टील की जो टेप नजर आती है ना, नल नजर आती है, स्टील की जो नल होती है उस पे आप देखते हो वो एकदम चमकती हुई नजर आती है, शाइनिंग करती हुई नजर आती है। ठीक है, तो ये सबके सब जो है, ये किसकी प्लेटिंग की होती है? इन पे क्रोमियम की प्लेटिंग की होती है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है क्रोमियम प्लेटिंग, है ना, क्रोमियम की प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग ऑफ आयरन। अब देखो, क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं हम आयरन पे। आपको जो डोर हैंडल दिखेंगे, आपको जो किचन की टेप वगैरह दिखेगी, नल वगैरह दिखेगी, आप गाड़ी के पार्ट्स ले लो, आप बाइसाइकिल के पार्ट्स ले लो, इन सब पे आपको एक चमकती हुई लेयरिंग नजर आएगी। वो चमकती हुई जो लेयरिंग है, जो शाइनिंग जो कर रहा है मेटल, वो क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर हम क्या करते हैं? क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं। अब बेटा सबसे बड़ी बात, क्रोमियम की प्लेटिंग क्यों करते हैं? भाई आयरन से बना हुआ है, आयरन क्या है? हार्ड मेटल है, स्ट्रॉन्ग मेटल है। तो आयरन या स्टील से जो बनी हुई चीज है, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं। क्यों करते हैं प्लेटिंग? इसका पहला रीजन यह है कि क्रोमियम जो है वो शाइनी होता है। ठीक है, शाइनी मतलब चमकीला। जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ेगी,
वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। उसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, लाइट को बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए आपको शाइनी नजर आता है, चमकीला नजर आता है। तो आप जैसे गाड़ी, कई गाड़ियां देखा करो, उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो चमकती हुई नजर आती है ना, एकदम बिल्कुल चमकीला चमकीला लगता है। वो क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो व्हील होते हैं, जो गाड़ियों की व्हील होते हैं, तो व्हील के अंदर जो रिम लगी हुई होती है, कई गाड़ियों में आप रिम देखते हो तो उसके अंदर एकदम शाइन मारती है, वो चमकती है। वो इसलिए चमकती है, उस पर क्रोमियम की प्लेटिंग की होती है। पहला रीजन तो ये है कि एक शाइन देती है, वो बहुत अच्छा अपीयरेंस देता है। दूसरी चीज, दूसरी चीज की स्क्रैच रेजिस्टिविटी प्रोवाइड कराती है। स्क्रैच रेजिस्टिविटी आपको प्रोवाइड करवाती है। स्क्रैच रेजिस्टिविटी क्या होती है? जो, अगर आप मेटल, अदर मेटल आप यूज करते हो जैसे स्टील वगैरह, तो उस पर थोड़ा सा भी स्क्रैच लगता है तो वो आपको ऐसे का ऐसा दिखता है ना। क्यों? क्योंकि उसकी डल अपीयरेंस होती है। तो जब क्रोमियम की जब प्लेटिंग की हुई होती है जिसपे भी, उस पे आपको स्क्रैच नहीं नजर आएंगे, बहुत कम स्क्रैच निकलेंगे उस पे, ठीक है, स्क्रैच लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, वो स्क्रैच को होने से बचाता है, ठीक है। तीसरी चीज, क्रोमियम जो है वो कोरोड नहीं होता। कोरोड मतलब खराब नहीं होता, जल्दी से खराब नहीं होगा। अब बेटा, कोरोड नहीं होता, खराब नहीं होता, तो बच्चे सोचते होंगे कि सर हम आयरन लेते हैं, स्टील लेते हैं, ठीक है, पहले तो उससे हम रिम बनाते हैं या फिर जो भी ऑटोमोबाइल होती है उसके पार्ट्स बनाते हैं, फिर उसके ऊपर उतना मशीनरी, पूरा काम करने के बाद में, इतनी सारी लेबर लगाने के बाद में उसको बनाते हैं। फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, किसकी? क्रोमियम की, ताकि वो क्या है, खराब ना हो। तो इतना करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्रोमियम की ही उसके पार्ट्स क्यों ना बना ले, ठीक है। बच्चों के दिमाग में सवाल तो आता होगा ही, आता है ना, कि भाई क्रोमियम का ही क्यों ना बना ले। तो बेटा क्रोमियम का इसलिए नहीं बना सकते, स्टील या फिर अदर मेटल जो है उसके रिस्पेक्टिव में क्रोमियम जो होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो अगर हम प्लेटिंग करेंगे, उसके अंदर इतना ज्यादा पैसा नहीं आता, इतना ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आती। अगर हम उसकी, हम क्या बनाएंगे, ओनली क्रोमियम का ही अगर हम कुछ बनाते हैं, कोई ऑटोमोबाइल पार्ट बनाते हैं, या फिर कोई किचन का अप्लायंसेस बनाते हैं, या फिर कोई अपने डोर हैंडल्स बनाते हैं, तो उसके अंदर इतनी ज्यादा कॉस्ट लगेगी कि 10 गुना ज्यादा लग जाएगी जिसमें हम प्लेटिंग करते हैं, ठीक है। तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं, सबसे अच्छा काम है कि भैया अंदर से स्ट्रेंथ तो कौन दे रहा है, आयरन दे रहा है, लेकिन ऊपर से उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, क्रोमियम कर रहा है। तो उसके देखो क्या क्या रीजन है। पहला रीजन तो ये कि वो अपीयरेंस कैसी होती है, उसकी शाइनी अपीयरेंस होती है। दूसरा, स्क्रैच रेजिस्टिविटी प्रोवाइड कराता है, वह स्क्रैच होने से बचाता है। थर्ड जो है, कोरोड नहीं होता, यानी खराब नहीं होता। कोरोड कैसे नहीं होगा? देखो आयरन जो है, आयरन जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा, है ना। और ऑक्साइड बना के क्या बनाता है, रस्ट, ठीक है। तो रस्टिंग होगी आयरन की, और आयरन की जब रस्टिंग होगी तो उसके बीच में पोरस होता है, वो पोरस मतलब छेद रहते हैं, गैप रहती है एयर जाने का, ऑक्सीजन, मॉइस्चर जाने का। तो मॉइस्चर या डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके क्या करेगा, आयरन क्या कर लेगा, ऑक्साइड बनाएगा, और ऑक्साइड क्या होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो खराब होना शुरू हो जाता है। और अंदर फिर जब उसके अंदर छेद रहते हैं तो अंदर ऑक्सीजन जाएगा तो और अंदर से खराब करेगा, ऐसे करके पूरा का पूरा जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस कोरोजन होने से या फिर रस्टिंग होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रोमियम की क्या लगा देते हैं, लेयर लगा देते हैं। अब जब क्रोमियम की लेयर लगाएंगे तो क्रोमियम क्या करता है, क्रोमियम तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, इंस्टेंटली ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, क्रोमियम ऑक्साइड बना लेता है, जिससे क्या होगा, वो इतनी प्रोटेक्टिव होती है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो उसके ऊपर एक सेल वॉल की तरह काम करती है। जैसे अपनी बॉडी में सेल होता है ना, उसकी तरह अंदर नहीं जाने देती, सेल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। तो एक मेम्ब्रेन जैसे बना लेती है, बिल्कुल प्रोटेक्टिव लेयर, जिससे क्या होगा, ना तो ऑक्सीजन अंदर जाके आयरन से रिएक्ट कर पाएगा, ना मॉइस्चर अंदर जाके आयरन से रिएक्ट कर पाएगा और उसको कोरोड कर पाएगा। तो ये बेनिफिट होते हैं किसके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। पहला एग्जाम्पल हमने देखा क्रोमियम की प्लेटिंग जो करते हैं हम आयरन के पार्ट्स पे। दूसरी है जिंक की प्लेटिंग करते हैं, तो जिंक की जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं वो किसके बनते हैं, आयरन के बनते हैं। क्यों? क्योंकि भैया आयरन क्या होता है,
बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, किसी भी चीज को होल्ड कर लेगा, कितने भी वजन को रोक लेगा। तो अब आयरन के जो ब्रिजेस हैं उनको अगर हम ऐसे खुला छोड़ दें, ठीक है भाई, आयरन को डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में आने देंगे तो आयरन क्या करेगा, रस्टिंग होगा भाई, जंग लग जाएगा। रस्टिंग क्या होती है, जंग लगना। तो जंग लग के वो तो पूरा खराब हो जाएगा, फिर ऐसे तो ब्रिज सारे टूट जाएंगे थोड़े दिनों में, गल के पूरा खराब होके निकल जाएंगे। तो उस गलने से बचाने से, कोरोजन होने से बचाने के लिए आयरन के ब्रिजेस पे हम क्या करते हैं, जिंक की प्लेटिंग करते हैं। अब बोलोगे सर क्रोमियम की क्यों नहीं कर सकते, तो बेटा ब्रिज है ना, बाइक का या किसी गाड़ी का टायर जो होता है उसकी जो रिम बनाते हैं वो बहुत छोटी होती है, ठीक है, ब्रिज बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इतना क्रोमियम अगर आप प्लेटिंग करोगे ना तो आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ जाएगी। इसलिए जिंक की क्या करते हैं, उसके ऊपर प्लेटिंग कर देते हैं, यानी जिंक की लेयर लगा देते हैं। और जिंक भी क्या करता है, ऑक्साइड बना के एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। लेकिन एक चीज और, अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, गैल्वेनाइजेशन एक शब्द आता है, एक वर्ड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो बेटा गैल्वेनाइजेशन होता है जिंक की लेयरिंग करना, किस पे, आयरन से। जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं किस पे, आयरन पे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो यही जो जिंक है इसको हम आयरन पे चढ़ाते हैं ताकि ब्रिजेस वगैरह क्या करें, खराब ना हो, जो बड़ी मशीनरी पार्ट्स होती है वो खराब ना हो। इसलिए हम जिंक की लेयर बनाते हैं, और जिंक क्या करता है, ऑक्साइड से, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। द लेयरिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। थर्ड एग्जांपल है टिन। टिन जो है उसकी लेयरिंग करते हैं अपन किस पे, आयरन पे। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो बेटा आपने देखा होगा, आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो सब पीते ही हो, कोक वगैरह, ठीक है, ये सब रेड बुल वगैरह एनर्जी ड्रिंक जो आती है मार्केट में मिलती है ना। तो ये जो ड्रिंक्स है, आपने देखा होगा, ये जो ड्रिंक है ये कैन के अंदर आती है ना, कैन जो मिलते हैं इनके। तो ये जो कैन होते हैं, या फिर कई फूड आते हैं कैन में पैक होके, जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जो बिकाजी वाले आपको स्टील के जो कैन होते हैं, है ना, उसके अंदर पैक करके देते हैं। तो जो फूड वगैरह जो पैक हो रहे हैं, जो कोल्ड ड्रिंक के जो कैन आते हैं, वो सब के सब किससे प्लेटिंग किए हुए होते हैं, टिन से प्लेटिंग किए होते हैं। अंदर से क्या होता है, आयरन होता है, स्टील होता है, और बाहर से क्या होता है, टिन की लेयरिंग होती है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता होगा भाई, जो कैंस है उनके ऊपर टिन की प्रोटेक्टिव लेयर क्यों लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि जो खाना होता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स है, उनके अंदर वाटर कंटेंट तो होता ही है भाई, पानी तो प्रेजेंट होता ही है। अब वो जो पानी है अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा किसके, आयरन के, और तो क्या करेगा, आयरन आयरन क्या करेगा, उससे रिएक्ट करके क्या कर लेगा, रस्टिंग कर लेगा, या फिर रस्ट बना लेगा। और जब आयरन का जो रस्ट होगा वो क्या होता है हमारे लिए, कैसा होता है, खराब होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है। तो उस आयरन की रस्टिंग होने से बचाने के लिए, खाना खराब ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, जो फूड कैन्स होते हैं, ठीक है, उन पे क्या करते हैं, टिन की लेयरिंग करते हैं, किसकी, टिन की लेयरिंग करते हैं। इस लेयरिंग को, जो टिन की लेयरिंग करते हैं, वो किस लिए की जाती है, ताकि खाना जो है आयरन के कांटेक्ट में आके रस्टिंग ना करे और खराब ना हो। थर्ड एग्जांपल समझ में आया। चौथा एग्जांपल है एल्यूमिनियम की प्लेटिंग करना। एल्यूमिनियम की प्लेटिंग भी हम इसलिए करते हैं ताकि जो आयरन है या फिर अदर मेटल है वो क्या है, खराब ना हो, रस्टिंग ना करे। अब एक और एग्जांपल है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये सबको पता है। आपने ज्वेलरीज देखी है सबने, भाई गहने वगैरह तो देखे ही हैं घर पे अपने, जो कभी फंक्शन होता है तो अपने घर में जो अपने मम्मी है, अपने बड़े हैं, जो भी हैं, दादी हैं, सब बड़े बढ़िया सी सज धज के आभूषण वगैरह पहनती है, ज्वेलरीज वगैरह, है ना। तो जो ज्वेलरीज होती है, आपने कभी मार्केट में देखे होंगे, मार्केट में आपको ज्वेलरीज मिल रही है बिल्कुल सस्ते सस्ते रुपए में, है ना। तो क्या लगता होगा, वो दिखने को तो गोल्ड जैसी दिखती है, सिल्वर जैसी दिखती है, लेकिन इतनी सस्ती थोड़ा हो सकता है भाई, सिल्वर जो है, गोल्ड जो है, वो इतना सस्ता थोड़ी है जो आपको 2,000 3,000 रुपए में मिल जाए, या 200 300 रुपए में मिल जाए, है। ऐसा तो है नहीं, ऐसा कौन सा गोल्ड आ गया भाई, मेरे को बता दो, मैं ले आऊंगा, ठीक है भाई, 200 300 में मिल जाए। तो जो गोल्ड की जो ज्वेलरीज आती है या सिल्वर की जो ज्वेलरीज आती है,
जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आती है, कौन सी? आर्टिफिशियल, जिनके ऊपर क्या किया जाता है, गोल्ड और सिल्वर की, जैसे बोलते हैं आम भाषा में कि पॉलिश की हुई होती है, तो वो बेटा पॉलिश नहीं होती, वो क्या होती है, गोल्ड और सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो जैसे कोई कॉपर का है या किसी आयरन का बना हुआ है, उस ज्वेलरी पे हम क्या करते हैं, सिल्वर और गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं, यानी उसके ऊपर परत लगा देते हैं। और वो जो परत है वो देखने में ऐसे लगती है जैसे ये किसकी बनी हुई हो, गोल्ड की बनी हुई हो या फिर सिल्वर की बनी हुई हो। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है ये किसके हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसका एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए, है ना, मेटल प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा है मेटल ओर से, मेटल जो ओर होता है ना, मेटल का जो ओर है जिसके अंदर और अदर इंप्योरिटीज होती है, उस मेटल ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट या अलग करने के लिए, मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। और कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशंस होते हैं। तो हमने कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस किए, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन है, जिसमें क्या करते हैं, मेटल, एक मेटल को दूसरे मेटल पे हम क्या करते हैं, उसकी लेयरिंग करते हैं या प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं या फिर प्लेटिंग करते हैं। तीसरा है, दूसरा है मेटल का प्यूरिफिकेशन के लिए, है ना। तीसरा है मेटल को एक्सट्रैक्ट या मेटल ओर से सेपरेट करने के लिए, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। तो यहां पे हमारा केमिकल इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका। इसके अंदर जो सारे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते थे या जो भी डाउट्स थे, उसको डिटेल में हमने डिस्कस किया। फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट्स है या फिर किसी चीज में आपको डाउट आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आपका जो डाउट है या जो क्वेश्चन है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। मैं आपको उसके ऊपर डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन अगली क्लास में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच और हैव ए नाइस डे। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। थैंक यू।